नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहूंगा प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 15 राइट नाउ। पहले सीन में हम नाडिया को देखते हैं 1520 के अंदर नॉर्थर्न यूरोप के अंदर घर घर जाकर पूछने लग रही थी और पूछती है कि मुझे एक औरत के बारे में पता करना है जिसका नाम कतरीना पेट्रोवा है। वो एक तरह से 1492 में जा चुकी थी और मुझे उसके बारे में पता करना है कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये कह के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और तभी हम देखते हैं ये सीन वो एक तरह से जब उसको वेयरवुल्फ ने बाइट कर ली थी, वो एक तरह से ड्रीम्स आने लग रहे थे उसे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैथरीन उसे बार बार उठाने की कोशिश करती है नींद से। तभी कैथरीन बोलती है हाँ वो एक तरह से तुमको सुनने लग रही थी कि तुम ड्रीम में मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही हो। और ये कहने के बाद अब कैथरीन एक्सप्लेन करती है देखो मैंने तुमको एक तरह से छोड़ा नहीं था, मुझसे तुम छीन ली गई थी और ये बात अलग है। और ये कहने के बाद नाडिया बोलती है उसके लिए कोई अलग नहीं है, एक तरह से उसने पूरा बचपन अकेले बिताया है। और ये कहने के बाद इमोशनल होती है। वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पर कैथरीन बोलती है हाँ जो हुआ सो गलती हुई, बट वो उसे अब सही करना चाहती है और तुम्हें नहीं मरने देगी। और ये कहने के बाद नाडिया बोलती है अच्छा तुम मुझे बचा लोगी तो क्या तुम क्लाउस के पास जाके उसका ब्लड लेके आओगी? और मुझे नहीं लगता तुम जाने वाली हो क्योंकि वो तुम्हें छोड़ेगा भी। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलते हैं पागल हो क्या, मैं उसके पास कैसे जा सकती हूँ? पहली बात उसको पता चलेगा कि तुम मेरी बेटी हो तो पहले मरने के लिए छोड़ेगा, और नंबर 2 अगर मैं उसके पास गई भी तो मुझे नहीं देने वाला है किसी चांस में। और ये कहने के बाद एकदम टेंस हो जाती है। और ये कहने के बाद बोलती है टेंशन में तो हूं मैं खुद, बट तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज है कि मैं इनको लेके आई हूँ। तभी हम देखते हैं मैक्सफील्ड वहां पर आता है और मैक्सफील्ड बोलता है डोंट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेनम लूंगा जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है, वेयरवुल्फ वेनम, उसको मैं एक तरह से टेस्ट करूंगा। ये सब केमिकल ही तो है, केमिकल को मैं टेस्ट करूंगा और उसका एंटीडोट बना के दूंगा। और तभी हम देखते हैं नाडिया एक तरह से मैक्सफील्ड से डरती है, बट वहीं पर कैथरीन बोलती है डरने की बात नहीं, हमारे साथ है। और तभी हम देखते हैं उसका ब्लड वो लेके वहां से चला जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे अब नाडिया बोलती है कैथरीन मैंने एक तरह से तुमको स्टेफन से दूर कर दिया। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ सकती हूँ। और ये कह के एक तरह से अपनी बेटी को मोटिवेट करने लग रही थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक तरह से स्टेफन जाके बता देता है डेमन को बेसमेंट में कि अलीना नहीं वो कैथरीन थी। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ब्रिलियंट। और तभी स्टेफन बोलता है बस ब्रिलियंट ये कहना चाहोगे? हफ्तों से एक तरह से अलीना की बॉडी पे कब्जा कर रखा है और हम सबको बेवकूफ बनाने लग रही है। और यहाँ तक कि तुमसे फेक ब्रेकअप किया। और तुम याद रखो जब अलीना वापस आ जाएगी तुम क्या जवाब दोगे? तुमने एरन को मार डाला, जेरेमी को मारने की कोशिश की और एक तरह से मैक्सफील्ड के पीछे गए और मैक्सफील्ड ने तुम्हें एक तरह से वैम्पायर फीडिंग वैम्पायर बना दिया, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? और ये कहने के बाद डेन बोलता है वही तो मैं सोच रहा हूं मैं कहां से स्टार्ट करूं। पहले तो तुमने मुझे बांध के रखा हुआ है और जिसको मुझे पकड़ना है मैक्सफील्ड वो खुला घूम रहा है। तभी स्टेफन बोलता है अब तक तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और तुम यहीं पर रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक तरह से डेवन को वहीं रुकने की हिदायत देता है। वहीं हम देखते हैं कि एक तरह से कैरोलिन बता रही थी ये सारी बातें कि एक तरह से कैथरीन एक तरह से अलीना बननी हुई है। और ये देखने के बाद मैट भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये कहने के बाद कैरोलिन एक्सप्लेन करती है जिस तरह की नाडिया का बॉयफ्रेंड तुम्हारे अंदर था सेम प्रोसेस अलीना के साथ थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि हमको पता नहीं चला और कैसे हुआ हमको पता ही नहीं है। और ये कहने पर कंफ्यूज होती है। वहीं पर टाइलर बोलता है वो मेरे घर में आई थी तब भी नहीं पता चला। और ये कहने को बोलती है वो कैथरीन है, वो स्मार्ट है और हम जैसे को तो बेवकूफ आराम से बना लेगी। और तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है यार मैंने उसको अपना समझ के एक तरह से अपने टूथपेस्ट भी यूज करने दी है और एक तरह से अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। और तभी स्टेफन वहां आता और कहता है तुमने दोस्त बनाया था मेरे साथ, तो उसने किस करी है होटल में जाने के बाद। तभी टाइलर बोलता है हाँ एक तरह से क्लाउस के बारे में जो था वो सारा मुझे अलीना से पता चला था। और ये कहने की बोलती है सच्चा बिच उसने किया ये सब। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है कि अब उस बिच को कैसे मारना है वो प्लान बताओ। उसी वक्त पे हम देखते हैं फोन के ऊपर जेरेमी और बानी भी ये बात सुनने लग रहे थे। और जेरेमी बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कैथरीन हो? मुझे खुद डाउट है, रीजन ये है क्योंकि उसने मुझे एक तरह सीपीआर देके मेरी जान बचाई थी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है वो कुछ भी कर सकती है अपने आप को अलीना प्रूफ करने के लिए और शायद इसलिए उसने ऐसा किया हो। और ये कहने के बाद अब जेरेमी भी समझने लगता है। तभी अब टाइलर बोलता है तो कैसे पकड़े उस बिच को? और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है आसान तरीका, एक तरह से होस्ट के अंदर से उस पैसेंजर की बॉडी को निकाल सकते हैं और वैसे भी वो एक पैसेंजर ही तो है। और ये कहने के बाद बोलता है सेम करना है जो हमने मैट के साथ किया था। और तभी मैट बोलता है हाँ ऐसा कर सकते हैं, मेरे पास वो पैसेंजर वाला नाइफ भी है एक तरह से जो ट्रैवलर रखते हैं। और ये कहने को बोलते हैं पक्का प्लान बन चुका है, क्या प्रॉब्लम है? और तभी कैरोलिन बोलती है प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है, उसका नाम कैथरीन है, वो दूर से एक तरह से भाप लेगी कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो और उसके लिए हमको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो बोलते हैं हाँ प्लान तो बनाना पड़ेगा और ऊपर से पूरी प्लानिंग के लिए शायद हमको नाडिया की जरूरत भी पड़े। और तभी हम देखते हैं कि टाइलर बोलता है शायद नाडिया नहीं हो और शायद नाडिया के पास अभी कैथरीन हो। द रीजन इज मुझे लगता है कि मैंने उसको काट लिया है।
और ये कहने के बाद मैट को गुस्सा आता है और कहते तुमने क्या किया। और तभी वो बोलता है यार एक तरह से कैरोलाइन पे हमला कर रही थी, मैं कैसे क्या करता, मैंने बचाया सिर्फ उसे, और शायद हमको पता है कि अब कैथरीन कहां पर होगी। तभी कैरोलाइन बोलती है चलो एक प्लान बनाते हैं, एक तरह से बर्थडे का, बानी का वैसे भी 2 हफ्ते बाद बर्थडे आ रहा है। और ये कहने के बाद बानी फोन पे सब सुनते हैं और कहती है मेरा बर्थडे बनाना जरूरी है। और तभी कैरोलाइन बोलती है एक तरह से बहाना बनाएंगे और कॉल करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक तरह से कैरोलाइन कॉल करती है कैथरीन को अलीना समझ के और कहती है तुम पार्टी के लिए आओगी। और वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन बहाना बनाती है कि एरन की डेथ हो चुकी है डेमन की वजह से और मुझे बुरा लग रहा है, ऊपर से ये सारी गलती मेरी है, एक तरह से मैंने ब्रेकअप किया है तो मैं पार्टी में नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे उसके एक तरह से फ्यूनरल की तैयारियां करनी है। और ये बहाना मार के फोन काट देती है और बहुत ज्यादा इरिटेटेड दिखती है और कहती है इनको मतलब क्या है मुझसे। और वहीं पर हम देखते हैं नाडिया ये सब देख रही थी। तभी हम देखते हैं कि अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कैथरीन और तभी उसके पास बानी का फोन आता है और वहीं पर नाडिया बोलती है आजकल अलीना बहुत फेमस हो रही है। और तभी हम देखते हैं बहुत ही प्यार से कैथरीन फोन उठाती है और कहती है हाय बानी कैसी हो। और तब बानी बोलती है मैं तो सही हूँ तुम बताओ, एक तरह से मुझे तुमसे मिलना था, आजकल मैं बहुत ज्यादा बोर हो रखी हूँ, ऊपर से मेरी पर्सनल जो एंकर वाली चीज है बहुत बेकार हो रखी है, कुछ दिनों पहले बहुत सारी विचेस मेरे से पास हुई थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब कैथरीन जो अलीना है बहाना बनाती है कि मुझे एक तरह से गिफ्ट शॉप में तुम्हारे बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने थे, ओ मैंने तुम्हारे एक तरह से सीक्रेट पार्टी रिवील कर दी, सॉरी फॉर दिस बट हैप्पी बर्थडे पहले ही कह देती है। और ये कहने के बोलती है मैं नहीं मिल सकती और ये कह के फोन काट देती है और कहती है इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे, हर टाइम कॉल करते रहते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस नहीं हो रहे हैं सारे लोग। और ये सुनने के बाद नाडिया अब टेंस हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक तरह से स्टेफन जाता है डेमन के पास और जाने के बाद उसको ब्लड पास करता है, अपना खुद का हाथ काट के ग्लास में ब्लड डाल के उसको देता है। और तभी हम देखते हैं कि डेमन उसे पी लेता है और ये कहने के बाद बोलता है मुझे और चाहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। और तभी स्टेफन बोलता है देख मैंने कैलकुलेट करा है कैरोलाइन से कि हर 4 घंटे में तुझे देना है, वैसे तुझे एक वैम्पायर लगता है 8 घंटे में। और ये कहने को डेमन बोलता है कैरोलाइन से करवाया तुमने, और वो कहने के बाद बोलता है हाँ मैंने कैरोलाइन से करवाया बट डोंट वरी उसके पास कैलकुलेटर भी था। और ये कहने के बाद बोलता है कि अब कैथरीन को पकड़ना जरूरी हो गया है। तभी डेमन बोलता है मुझे इस चीज में मत फंसाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा मैक्सफील्ड को ढूंढूंगा, एंटीडोट लूंगा और वापस आ जाऊंगा या फिर कहीं बाहर चला जाऊंगा। और ये कहने के बाद अब स्टेफन बोलता है बाहर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, अगर तुम्हें पता है कैथरीन के जाने के बाद अलीना वापस आएगी तो उसको क्या जवाब दूंगा मैं, और तूने जो जो कांड किए हैं मैं सब कुछ नहीं एक्सप्लेन करने वाला। और तभी वो बोलता है कि मैं ऐसे फोन कर रहा हूं और एक तरह से कैथरीन मेरा फोन नहीं काटेगी। तभी हम देखते हैं कि डेमन के फोन पे आता है कैथरीन का फोन और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन बोलता है उठा इस फोन को। और तभी हम देखते हैं कि डेमन फोन उठाता है और उससे बात करने लगता है और वहीं पर कैथरीन बोलती है हम सॉरी जो भी हुआ, और मुझे पता है कि तुम हार्म नहीं करना चाहते थे बट गलती से हो गया और मुझे तुम्हें पर्सनली मिलना था और सॉरी बोलना था और बातचीत करनी थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन बोलता है ऐसा करो सब कुछ सही हो जाएगा, तुम यहाँ पर आ जाओ। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है जो कैथरीन है बोलती है हाँ मैं आ जाऊंगी। और ये कह के फोन काटती है और एक तरह से सस्पिशियस होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, डेमन सेल्वाटोर जो अपनी अलीना को हर हालत में बचाना चाहता हो, उसको पता है कि वो उस पर अटैक कर सकता है फिर भी अपने पास बुला रहा है, ये उनकी कोई और साजिश है और मुझे लगता है उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। तभी हम देखते हैं स्टेफन डेमन से पूछता है हम सुबह से उसको घर बुलाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हर कोई फोन कर रहा है बुलाने के लिए बट वो नहीं आ रही है और अब तुमसे खुद कह रही है कि वो आना चाहती है, और ये क्या बात चल रही है यहाँ पर। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि उसको पता है वो कौन है और उसको पता चल चुका है कि हमें भी ये बात पता चल चुकी है। और ये सुनने के बाद अब स्टेफन के दिमाग में कुछ चलता है जिससे वो कैथरीन को हरा सके। अब वही हम देखते हैं कि इस टाइम पे नाडिया की हालत खराब हो रही थी और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि नाडिया को एक तरह से किसी चर्च के अंदर लेके आ चुकी थी कैथरीन, और वहां पर हम देखते हैं नाडिया एक तरह का ड्रीम देखती है 1720 में फ्रांस में थी और वहां पर एक बंदे को पैसे देके बोलती है कि तुम मुझे एक तरह से कैथरीन की इंफॉर्मेशन बताओ, कैटरीना पित्रोवा की, और मुझे बताओ कि वो कैसी है। मुझे सुनने में आया कुछ दूरी पे उसने कुछ टाइम पहले किसी को मारा था, मुझे जानना है मेरी माँ कैसी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सपना देख रही थी और तभी उसकी आंख खुलती है और वहां पर हम देखते हैं कैथरीन उसे बोलती है कि वो जब बेहोश हो गई थी वो गाड़ी में लेके यहाँ पर छुपाने के लिए आ चुकी है उसे, क्योंकि जब तक मैक्सफील्ड एक तरह से इलाज ढूंढता है इस चीज का तब तक तुम्हें सेफ रखना है, और जब तुम सही हो जाओगी मैं और तुम यहाँ से भाग जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये कहने के बाद ये प्रॉमिस करती है अपनी बेटी से। वहीं इस टाइम पे हम देखते हैं कि कैरोलाइन एक तरह से स्टेफन से बोलती है अब हम क्या करें, वो हमारे पास आए ना आए पता नहीं, अगर वो नहीं फंस पाई एक तरह से हम उसको जाने का मौका दे रहे हैं और वो अलीना को लेके वहां से चली जाएगी और कभी नहीं आएगी। और ये कहने के बाद टेंस्ड होती है और तभी हम देखते हैं कि अंदर से आवाज आती है जो डेमन की थी और बोलता है कि तुम लोकेटर स्पेल क्यों नहीं ट्राई करते हो। और ये सुनने का तो गेट खेल के देखते हैं और वहां पर डेमन बैठा हुआ था और एक तरह से बहुत बढ़िया आइडिया दिया उसने। वहीं हम देखते हैं बानी और जेरेमी पहुंच चुकी थी उसी विच के पास जिसने उनसे पहले मैजिक कराया था और बोलती है एक तरह से मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए
और एक तरह से लोकेटर स्पेल ट्राई करना है। और ये कहने को विच बोलते हैं ये वही लड़का है ना, और थैंक्स तो कहोगे नहीं। और ये कहने को बोलती है कोई बात नहीं, मैं थैंक्स ले लेती हूँ। और ये कहने को स्माइल करती है और एक तरह से उसको जेरेमी पे क्रश आ रहा था, जिसको देख के बानी जेलस थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि टाइलर को वॉच पे एक तरह के चौकीदार बना के जा चुके थे वो लोग बाहर किसी काम से, और वहां पर हम देखते हैं कि डेमन का चौकीदार था इस टाइम टाइलर। और हम देखते हैं कि डेमन बार बार उसको एक तरह से टोंट मारता है कि तुझे कैरोलाइन छोड़ के चली गई, वो उसके साथ सोई, जो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी माँ को मारा है, और एक तरह से उसको गुस्सा दिलाता है जानबूझ के। और तभी हम देखते हैं टाइलर अंदर आता है और वो बोलता है टाइलर कि एक तरह से अलीना तुम्हें माफ नहीं करने वाली है जब वो रियल लाइफ में आएगी तो। और ये कहने के बाद बोलता है स्टिल वो मेरी केयर करती है और कैरोलाइन तुम्हारी केयर बिल्कुल नहीं करती है। और ये कहने के बाद गुस्सा दिलाता है एक तरह से टाइलर को। टाइलर जैसे उसके पास आता है और कहता है तुम सबसे बेवकूफ इंसान हो। तभी हम देखते हैं यहीं पर डेमन बोलता है शायद नहीं, और तभी उसकी एक तरह से गर्दन तोड़ता है, जमीन पे गिरता है, उसका ब्लड पीता है और अपनी दोनों जंजीरें तोड़ के वहां से भाग जाता है। और ये देख के हम देखते हैं कि टाइलर जमीन पे गिरा हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद फिर टाइलर को होश तो आता है, बट तब हम देखते हैं कैरोलाइन और स्टेफन वहां पर आ चुके थे। और ये देखने के बाद कैरोलाइन बोलती वो कहाँ गया है और तुम नीचे क्यों पड़े। और ये कहने के बाद अब टाइलर को होश आ रहा था और कहता यार उसने वही किया जो उसको चाहिए था, उसने मुझे टोंट मारा और मैं उसकी बातों में आ गया। और ये कहने के बाद तो टेंस हो जाता है कि अब डेमन गया कहाँ है और वो किसको मारने वाला है, शायद वो मैक्सफील्ड को मार दे। वही हम देखते हैं बानी उस विच के साथ पहुंच जाती है अपने रूम के अंदर और विच के साथ मैजिक स्टार्ट करती है एक तरह से अलीना को ढूंढने का। और तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है जेरेमी तुम भी आके यहाँ पर बैठ जाओ, और बोलती है एक तरह से तुम उसके भाई हो ना, तुम्हें मुझे ब्लड देना पड़ेगा अपना। और तभी बानी को थोड़ा एतराज होता है और कहते हैं एक तरह से उसका कजन है, रियल भाई नहीं है। और ये कहने के बाद वो विच बोलती है कोई दिक्कत नहीं है दे दो। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद वो पूछने लगती है अलीना कैसी दिखती है। और तभी बानी बोलती है वो उसके कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ लोकेशन बतानी है चीज से देखकर। और ये कहने के बाद बोलती है मेरा ये ऐसे ही चलता है, मुझे सोचना पड़ेगा उसके बारे में। क्या जेरेमी तुम्हारी जैसी अच्छी दिखती है तुम्हारी बहन। और ये कहने के बाद एक तरह से बानी ऑफेंड होती है और तभी जेरेमी स्माइल करता है और कहता है हाँ उसकी आंखें मेरी जैसी और बाल भी। और ये कहने के बाद एक तरह से स्पेल स्टार्ट करती है और वहां पर हम देखते हैं बानी उसको स्पेल सिखा रही थी और वो स्पेल करने के बाद बोलती है कि तुम्हारी बहन बार बार चर्च क्यों जा रही है। और ये कहने के बाद उनको लोकेशन मिल चुकी थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक तरह से मैक्सफील्ड अपने लैब में काम कर रहा था और लैब क्या कहे एक तरह से बेसमेंट था। और वहां पर हम देखते हैं कि उसके पास डेमन आता है और डेमन को देख के घबराता है और पीछे मुड़ लगता है। वहीं हम देखते हैं डेमन उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुमने मुझे एक मॉन्स्टर बदल दिया है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा मेरे बारे में सब तो मुझसे नफरत करने लगेगी और मैं शायद उस पर ही फीड करना शुरू कर दूं। और ये कहने के बाद मैक्सफील्ड बोलता है इसमें फर्क ही क्या है, तुम एक तरह से वैम्पायर पे फीड करो या फिर इनोसेंट पीपल पे। और ये कहने के बाद हाथ पीछे करते करते जो वेनम है एक तरह से जो नाडिया से लिया था वुल्फ वेनम एक तरह से लगाने की कोशिश करता है, बट उससे पहले हम देखते हैं उसको झटक के पटक के मारता है डेमन और उसके दिल तक हाथ पहुंचाता है और स्ट्रेचर पे देकर मारता है। और उसके बाद बोलता है चलो डॉक्टर खेलते हैं। और ये खेलने के बाद हम देखते हैं कि वो एक बड़ा सा नाइफ सा लेके आता है जो सर्जिकल नाइफ था और उसकी आंख निकाल देता है और एक तरह से उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं नाडिया को एक तरह से ड्रीम आ रहा था, वो ड्रीम जो मैट के साथ थी और एक टाइम पे रिबेका भी थी। और ये सीन देखने के बाद हम देखते हैं रिबेका बाथरूम में थी और ये कहने के बाद एक तरह से कंपेल करती है और मैट को पूछने लगती है और कहती है तुम एक तरह से ओरिजिनल के साथ घूमने लग रहे हो और तुमने कंपल्शन से बचने के लिए व्रिवेन भी नहीं पहना हुआ। और ये कहने के बाद मैट बोलता है तुम्हें कैसे पता मैंने व्रिवेन नहीं पहना हुआ और तुम्हें कैसे पता ओरिजिनल है। और ये कहने के बाद बोलती है मैंने कंपेल किया है, ऊपर से मैं उसको जानती हूँ पहले से। और ये कहने के बाद वो बोलती है कि एक तरह से मैं क्लाउस के आसपास रहती है इसकी बहन, तुम्हें पता है ना। और ऊपर से क्लाउस की फेवरेट वैम्पायर कैथरीन के बारे में तो जानते होगे। और तभी मैट बोलता है हाँ मैं उसको जानता हूँ, वैसे तुम्हें क्या काम है। और तब बोलता है वो मेरी एक तरह से माँ है। और ये कहने के बाद उसको कंपेल करके भुला देती है और उसकी एक तरह से रिंग ले लेती है मैजिक वाली और कहती है मैं रिंग तुमसे इसलिए ले रही हूँ कि मैं तुमसे फिर मुलाकात करूंगी। और ये कहने के बाद सीन कट होता है। हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर नाडिया की सांस रुक रही थी और उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है। और तभी हम देखते हैं अगले सीन में कैथरीन को। कैथरीन एक तरह से जाती है मैक्सफील्ड के पास और जहां पर वो जाके देखती है कि मैक्सफील्ड की लाश पड़ी थी और उसके बॉडी पार्ट्स बाहर बिखरे पड़े थे। और ये देख के बोलती है नो 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 तुम नहीं मर सकते, मेरी बेटी की जान तुम्हें बचानी है। और तभी हम देखते हैं उसको मरा पाकते हुए उस आसपास देखने लगती है और तभी उसके पास फोन आता है स्टेफन का जो नाडिया का फोन था उससे। और तभी जैसे फोन उठाती है हेलो नाडिया, और सामने से स्टेफन बोलता है मैं स्टेफन बोल रहा हूँ, नाडिया मेरे पास है, चुपचाप घर चली आओ कैथरीन। और ये कहने के बाद बोलती है मैं तो अलीना बोल रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है मुझे तुम्हारा सब कुछ पता चल चुका है और मुझे ये भी पता है कि तुम नाडिया की केयर करती हो। और तभी कैथरीन बोलती है तो प्रूव करो कि नाडिया तुम्हारे पास है। और तभी वो फोन नाडिया को देता है और नाडिया की हालत खराब थी और नाडिया फोन पे पास आकर कहती है कैथरीन रन, भागो जितनी दूर भाग सकती हो। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कैथरीन इमोशनल हो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन फोन छीन लेता है उससे।
फिर हम देखते हैं कि वहां पर मैट आ चुका था और मैट नाडिया के पास बैठता है और नाडिया बोलती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है एक तरह से और मैं तुम्हारे साथ करना नहीं चाहती थी, ऊपर से मैंने सिर्फ अपनी माँ के लिए किया है ये सब और आई होप कि तुम मुझे माफ कर सके। आई एम रियली सॉरी तुमसे झूठ बोलने के लिए और ये सब करने के लिए। और तभी हम देखते हैं मैट उसे माफ करता है और उसके पास बैठ जाता है और वो मैट से बोलती है मैं मरना नहीं चाहती हूँ और वो रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि सारे दोस्त वहां पर पहुंच चुके थे और बानी आगे बढ़ती है और वो बानी से पूछती है कि दर्द होता है इस मरने के बाद, और ये कहने के बाद बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं होता, तुम मेरा हाथ पकड़ोगी तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा और तुम अदर साइड पे चली जाओगी। और ये कहने के बाद वहां पर बैठ जाती है उसके साथ। तभी हम देखते हैं कि अंदर कैथरीन की एंट्री होती है और आने के बाद बोलती है कि मुझे मेरी बेटी से मिलना है, और ये बोलने के बाद सब उसकी तरफ देखते हैं। वो सीधा आती है और वहां पर बानी हट जाती है और वो जाके अपनी बेटी के पास बैठती है और देखते हैं नाडिया की हालत खराब होती जा रही थी। तभी नाडिया बोलती है एक तरह से आप यहाँ पर क्यों आई हो, एक तरह से सब मार सकते हैं तुम्हें, और ये कहने के बाद बोलती है मुझे तुमसे मिलने तो जरूर आना था, और ये कहने के बाद बोलती है कि इलाज मिला क्या नहीं मिला, और ये कहने के बाद बोलती है क्लाउस के अगर मैं पास मांगने जाती तो नहीं भी देता, बट 1% देता भी तो हम लेट हो चुके हैं और अब मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ इस सिचुएशन के लिए और शायद तुम नहीं बच पाओगे। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि अब नाडिया एक तरह से होश खोती है और फिर से एक सपना देखती है जिसमें बोलती है कि मैं मेरी माँ कैथरीन को ढूंढने लग रही हूँ। वो थोड़ी मैनिपुलेटिव है, थोड़ा झूठ बोलती है और एक तरह से वो किलर भी है। वहीं पर हम देखते हैं बार बार कैथरीन बोलती है नहीं 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 तुम मुझसे मिल चुकी हो, और वहीं नाडिया एक तरह से सपने में बोलती है कि वो झूठ बोलेगी, कुछ भी करेगी अपने आप को बचाने के लिए और प्लीज मुझे उससे मिलना है। और ये कहने के बाद इमोशनल होती है और वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन बोलती है कि तुम मुझसे मिल चुकी हो नाडिया। तभी कैथरीन बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और कहती है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, इसमें कुछ हद तक मेरी भी गलती है बट मैं क्या करूं, और तुम्हें एक तरह से 500 साल हो चुके हैं मुझे ढूंढते हुए, बट एट लास्ट जब तुम मुझसे मिली हो तो तुम्हारा हाल ये हो चुका है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी बन चुकी हो, तुम्हारे साथ ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और ये कहने के बाद उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है कि तुम्हारी लाइफ बेटर होनी चाहिए थी और तुम्हारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए थी जैसी मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ। तभी वो कैथरीन एक तरह से उसको हिप्नोटाइज करके सपना दिखा रही थी, एक तरह से जब नाडिया वीक पड़ चुकी थी एक सपना दिखाते हुए बोलती है कि एक तरह से तुम पूरे दिन बाहर खेल कर आई हो और शाम को मैंने तुम्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाई है और तुमने एक कैसल बनाया जिसको देखने के लिए मैं चाहती हूँ, और तुम मुझसे कहती हो कि कल सुबह जाके देखेंगे और मैं तुम्हें वहां पर बेड पर सुलाती हूँ और एक तरह से कॉटेज में मैं और तुम रहते हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसको फोरहेड पे किस करके सुलाने के लिए जाती है और कहती है नाडिया तुम सो जाओ और कल मिलते हैं और आराम से सोना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रियल लाइफ में कैथरीन रोने लग रही थी क्योंकि अब उसकी बेटी की मौत हो रही है। वहीं पर हम देखते हैं कि जैसे वो आंखें बंद करती है वो एक तरह से मरने लगती है, उसकी पूरी बॉडी डेसिकेट होती है और ये देख के कैथरीन रोने लग रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि इस टाइम पे नाडिया की आत्मा पीछे खड़ी थी और अपनी माँ को देख रही थी और रोने लग रही थी। तभी हम देखते हैं बानी उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और वहीं पर हम देखते हैं नाडिया स्माइल करके बानी का हाथ पकड़ती है और उस एंकर के द्वारा दूसरी साइड पे चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब बानी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ है, इसका मतलब वो आत्मा अदर साइड पे पहुंच चुकी है। अब हम देखते हैं कि एक तरह से कैथरीन रो रही थी और अपनी बेटी की आंखें बंद करती है जो मर चुकी थी और ये देखने के बाद खड़ी होती है और कहती है हाँ किस किस को मुझसे बदला लेना था तुम अब बताओ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सारे उसको घेर के खड़े होते हैं और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि एकदम कैथरीन भागने लगती है गेट की तरफ जोर से, और तभी गेट के सामने खड़ा था डेमन और बोलता है शायद तुम जल्दी में हो और मैं गेट बंद कर लेता हूँ। तभी हम देखते हैं गेट बंद करके अंदर आता है और हम देखते हैं कि इस टाइम पे कैथरीन डरते हुए पीछे आती है और ये कहने के बाद डेमन बोलता है चलो अब खेल शुरू करते हैं क्योंकि मैं भी आ चुका हूँ। और ये कहने के बाद अब कैथरीन बीचों बीच आ चुकी थी और कहती है चलो शुरू करते हैं, तुम में से कोई पुअर एलिना को बचाना चाहते हो तो बचा लो मुझको डैगर मार के, बट वो एक तरह से है कहां पर वो ट्रैवलर वाला चाकू। और ये कहने को बोलती है मुझे गेस करने दो, शायद तुम टाइलर के पास तो नहीं है, एक तरह से मैंने हाइब्रिड बनाया तुमको बेवकूफ की जान बचाई वरना तुम भोंदू रह जाते, तुम मुझे मारना चाहते हो, या फिर तुम कैरोलाइन जिसको एक तरह से मैंने अमेजिंग गर्ल बना दिया बोरिंग और एक तरह से बिची गर्ल से तुम मारना चाहते हो, या फिर मैटी तुम मुझे मारना चाहते हो एक तरह से जिसकी ब्लू आइज पे मैं पागल थी और सबने तुम्हें छोड़ दिया बट मैं तुम्हें चाहती थी। और ये कहने के बाद आगे बढ़ती है और कहती है ये लिटिल गिलबर्ट तो नहीं है जेरमी, एक तरह से मैंने इसको मारा तो है बट एक मोमेंट के लगा था मेरा भाई भी ऐसा होता कोई जेरमी जैसे तो अच्छा होता एकदम अनोइंग। और ये करने के बाद आगे बढ़ती है और कहती है बॉन बॉन तुम तो नहीं, तुमको तो मैं दूसरी साइड पे भी देख लूंगी। और ये कहने के बाद सीधा बढ़ती है डेमन की तरफ और ये कहने के बाद डेमन बोलता है बताने की जरूरत नहीं है मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, हमारी बात पहले हो चुकी है। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है नहीं हमारी बात पहले नहीं हुई है, बात यह है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी मैंने खराब की है बट थिंग इज तुम ऐसे ही हो, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, तुम एक तरह से बैटलफील्ड में मरने वाले थे, तुम्हारा बाप तुम्हारी चिंता नहीं करता था, मैंने तुम्हें वैम्पायर में कन्वर्ट किया, एक लाइफ का मोटो दिया और तुम मुझे उतनी हेट करते हो।
और ये कहने के बाद उल्टी मुड़ती है और तभी स्टेफन की तरफ जाती है और स्टेफन से बोलती है कि तुम मेरा एक सच्चा प्यार थे जिंदगी का और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी और ये सब जो मैंने किया है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन वो चाकू निकालता है, उसको मार देता है जब वो उसे किस कर रही थी। तभी हम देखते हैं सीन पे कैथरीन एकदम शॉक थी कि एक तरह से स्टेफन ने उसके साथ ये किया और स्टेफन के मुंह पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। और वहां पर हम देखते हैं कि कैथरीन की मौत हो रही थी और चाकू लगने के बाद वो गिर जाती है और अपनी बेटी नाडिया के पास ही गिर जाती है और उसकी आंखें बंद होती हैं और थोड़ी देर बाद खुलती हैं ब्लैक होकर और फिर नॉर्मल कैथरीन से अलीना वापस आ जाती है और ये देख के सब लोग शांत हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं मैट को थोड़ी देर बाद जो नाडिया की लाश के पास बैठा था और तभी हम देखते हैं उसके पास जेरेमी आता है और कहता है एक तरह से इसकी लाश को वुड्स के अंदर गाड़ना है और ये कहा है स्टेफन ने। और ये कहने के बाद मैट बोलता है स्क्रू देम, मैं एक तरह से इसको प्रॉपरली श्रद्धांजलि दूंगा। और ये कहने के बाद उसको उठाता है और वहां से जाने लगता है। जेरेमी बोलता है तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? बोलता है नहीं मैं अपने आप संभाल लूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं नाडिया को उठा के वहां से ले जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। फिर हम देखते हैं कि डेवन वहीं पर घर के अंदर बैठा हुआ था अलीना के पास और बोलता है उठ क्यों नहीं रही है। और तभी वहां पर स्टेफन आके बोलता है टाइम लगता है ट्रैवलर्स को वापस जाने में बॉडी से और एक तरह से थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। मैट के साथ भी यही हुआ था और ये कहने के बाद एकदम टेंस हो जाता है। और वहां पर हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है तुम ठीक हो ना, इसके पास बैठे हो तो कभी किसको खाने लग जाओ। और ये कहने के बाद बोलता है कोई जरूरत नहीं है मुझे एडवाइस देने की, जब से मैंने टाइलर को एक तरह से काट के उसका ब्लड पिया है कम से कम 4-5 घंटे के लिए तो मैं सही हूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। बस मैं उसको उठने का वेट कर रहा हूं कि मैं इसको सारी स्टोरी बताऊं, अपनी गलती बताऊं, फिर मैं यहां से चला जाऊं। और ये कहने के बाद एकदम इमोशनल होने लगता है और कहता है कि मैं मेरी वो स्टोरी नहीं चाहता जो कैथरीन की हुई। पूरी जिंदगी वो प्रॉब्लम से भागती रही है और एट लास्ट यहाँ के मर चुकी है, तो क्या जिंदगी थी। और ये कहने के बाद एकदम सैड होता है और कैथरीन का दर्द भी समझता है। अब हम देखते हैं कैरोलाइन और एक तरह से टाइलर साथ बैठे हुए थे और टाइलर बोलता है एक तरह से तुमको लोगों में कुछ ज्यादा अच्छाई दिखती है और तुम्हें सब अच्छा ही बताते हैं। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ मुझे पता है और इसलिए लोग एक्सपेक्ट भी मुझसे करते हैं। और ये कहने के बाद टाइलर एक तरह से टोंट मारता है और कहता है कि तुम अच्छी हो ना, तुम्हें सब में अच्छाइयां दिखाई देती हैं। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मुझे पता है तुम क्लाउस की बात कर रहे हो और एक तरह से तुम मुझे जज कर रहे हो। जब हमारा ब्रेकअप हो चुका था मैंने कहा था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुम जा चुके थे, उसके बाद मेरी मर्जी थी, जो मैं करना चाहूं कर सकती हूँ। तुमने आज क्या किया, नाडिया तुम्हारी वजह से मरी है और तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है, बट सब लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ज्यादा अच्छी रहूं। और ये कहने के बाद अब टाइलर बोलता है हाँ तुमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि तुम अच्छी हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों बहस करने लग जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि कैरोलाइन से थोड़ा अभी भी टाइलर अफेक्शनेटेड था। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि बानी एक तरह से चर्च के अंदर थी और वहां पर एक तरह से कैंडल जला रही थी, एक तरह से अपने डैड को प्रे कर रही थी और कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ डैड। तभी हम देखते हैं पीछे से हंसने की आवाज आती है और हम देखते हैं कैथरीन की आत्मा थी वहां पर और कहती है तुम इन चीजों बिलीव करती हो और मैं सबसे ज्यादा सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं 500 साल से जिंदा थी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है एट लास्ट तुम यहाँ पर वापस आई गई हो मरने के बाद। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मरने के बाद आ चुकी हूँ, शायद मैं अगले 500 साल तक भी घूम सकती, बट तुम्हारे दोस्तों ने कुछ ज्यादा चांस नहीं दिए, अगर देते भी तो किस पॉइंट पे देते। तुमने एक तरह मेरी बेटी को मेरे खिलाफ यूज किया, हाउ हार्श इट इज। और वैसे भी मेरी बेटी के जाने के बाद मेरा कोई मोटो नहीं बचता यहाँ पर जिंदा रहने का और ऊपर से मुझे मेरी बेटी के सिवाय रियल लव कोई करता ही नहीं था यहाँ पर। और फिर हर बार की तरह अलीना, बेचारी अलीना जीत जाएगी और जैसा कि होता रहता है। और ये कहने के बाद बानी को गुस्सा आता है और कहती है चलो हाथ लगाओ जाओ दूसरी साइड पर, बात करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि कैथरीन पीछे हटती है और कहती है कुछ और बात है जो तुम्हें बतानी है। और ये कहने के बाद स्माइल करने लगती है जो बहुत ही ज्यादा इविल थी। फिर कैथरीन बोलती है एक तरह से हर बार कैथरीन हारती है और अलीना जीतती है, ऐसा कैसे होने दूं मैं, अपना लास्ट मौका कैसे छोड़ सकती हूँ। और ये कहने के बाद एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं हम जहां पर हम देखते हैं कि उसकी स्टेफन से बात हो चुकी थी कि नाडिया उनके कब्जे में और उसे वहां पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर मैक्सफील्ड की लाश पड़ी थी। और ये कहने के बाद बोलती है मैक्सफील्ड एक तरह से मेरी बेटी को बचाना नहीं चाहता था, उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कि एक तरह से जो रिपर वायरस है उसको और भी पावरफुल बना सके, और भी ज्यादा पावरफुल बना सके एक वेनम मिला के जो वेयरवुल्फ का है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा वैम्पायर्स के लिए। और ये कहने के बाद वो सारी बातें उसने फोन पे रिकॉर्ड की थी अपने रिकॉर्डर में और वो रिकॉर्डर पे सारी आवाजें सुनती है और तोड़फोड़ मचाती है और गुस्सा करती है। और ये करने के बाद अब कैथरीन बोलती है कि मुझे तो पता था मुझे मरना ही है मेरी बेटी के साथ, बट मैं कुछ तो बुरा करके जाऊंगी अलीना का, क्योंकि मेरा नाम कैथरीन है। कैथरीन पियर्स इतनी जल्दी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती है और छोड़ती है तो कुछ मार्क्स तो छोड़ के ही जाएगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फास्ट बैक सीन में जो रिपर वायरस प्लस उसके अंदर मिला हुआ जो वेयरवुल्फ वेनम वाला इंजेक्शन अपने आप को मार देती है, क्योंकि उसे पता है बॉडी अलीना की है और कुछ टाइम बाद वो उस बॉडी को छोड़ देगी। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद एकदम रेडी हो जाती है मरने के लिए। और फिर बोलती है कि एक तरह से यहाँ मैक्सफील्ड एक तरह से मेरी बेटी को
एक तरह से टेस्ट वर्क की तरह यूज कर रहा था, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके, और वो हमको हेल्प नहीं कर रहा था। अच्छा हुआ मर गया, बट उसने मुझे सॉल्यूशन दे दिया मेरी प्रॉब्लम्स का। तभी वानी पूछती है तुम ये सब कर क्या रही हो, और ये कहने का बोलती है एक तरह से मेरी बेटी नाडिया मुझसे रियल लव करती थी और कोई मेरी केयर नहीं करता था, तो जो मैंने किया सही किया, एक तरह से रिवेंज अभी पता चल जाएगा। वही हम अगले सीन में देखते हैं अलीना उठ चुकी थी और वहीं पर डेमन उसका वेट कर रहा था, और डेमन को देख के बोलती है हाय। तभी डेमन बोलते है तुम अलीना ही हो ना, और ये कहने के बाद हंसती है, और तभी डेमन समझ जाता है हाँ ये अलीना ही है, और तभी हम देखते हैं वो खुश होता है, और तभी अलीना अपने एक तरह से पॉकेट में से निकालती है एक इंजेक्शन, और ये देख के वो सोचती है ये क्या है, और तभी हम देखते हैं डेमन ये देख के समझ जाता है और एकदम घबरा जाता है। वहीं पर हम देखते हैं ये सारी बातें बानी को कैथरीन बता रही थी, और बोली कि मैं जा तो रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिवेंज नहीं लूंगी, अगर स्टेफन मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा, ना ही अलीना का। और ये कहने को बोलती है ओके मैंने जो कहना था कह दिया, अब हाथ लगाओ और मुझे दूसरी साइड पे जाने दो। तभी हम देखते हैं बानी के कंधों पे हाथ रखती है, और बानी सोचती है कि उसको दर्द होगा और वो चली जाएगी, बट तभी हम देखते हैं वो जाती नहीं है। और ये देखने के बाद कैथरीन बोलती तुम कर क्या रही हो, मुझे दूसरी साइड पे जाने दो। और ये कहने के बाद बानी बोलती है पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मेरे हाथ में नहीं है ये, और बार बार उसको टच करती है और कहती है क्यों नहीं हो रहा है ये सब, और ये सोचने के बाद एकदम डरने लगती है। तभी बॉनी बोलती है उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, एक तरह से जो भी हो रहा है, और ये कहने के बाद बोलती है कि तुम शायद नहीं जा पा रही हो, और ये सोचने के बाद कैथरीन डरने लगती है, और तभी यहाँ पर तेज हवाएं चलती है। जैसी तेज हवाएं चलने लगती है और एकदम कैथरीन डर जाती है, और कैथरीन को कोई पकड़ के खींचता है और जमीन पे गिरा देता है उल्टा पटक कर। और ये देखने के बाद हम देखते हैं बोलती है बानी, और तभी बानी बोलती है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कैथरीन को कोई खींचते हुए अंधेरे की तरफ ले जा रहा था, जो गेट खुल चुके थे और सिर्फ वहां अंधेरा ही अंधेरा था। तभी हम देखते हैं बोलती है बानी, और चिल्लाती है नो नो नो, और तभी हम देखते हैं कि कैथरीन अंधेरे में खींची चली जा रही है, और ये देख के बानी भी हैरान थी, और वहां पर हम देखते हैं एकदम शांति सी छा गई थी, और यहीं पर एपिसोड नंबर 15 खत्म होता है। तो गाइस एट लास्ट हम देखते हैं कि कैथरीन यहां से जा चुकी है, और नाडिया की भी डेथ हो चुकी है, कैथरीन की भी डेथ हो चुकी है, बट बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। एक तरह से रिपर वायरस डेमन को तो था ही था, अब एक तरह से अलीना को भी हो गया, और शायद सबको मार भी सकते हैं। वहीं पर हम देखेंगे बानी कोशिश करेगी जानने की कि कैथरीन कहां पर गई है, और शायद कैथरीन वापस तो नहीं आ जाएगी। वहीं पर हम देखेंगे जो विच है उसका जेरेमी पे क्रश है, तो बानी को उससे प्रॉब्लम होगी क्या नहीं होगी, या फिर टाइलर वापस डेट करना शुरू कर देगा एक तरह से कैरोलाइन को। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और गाइस आई नो मैं थोड़ा लेट हो चुका हूं अपलोड करने में, बट आई विल ट्राई सून। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है टाइम मैनेजमेंट का, तो थोड़ा एक तरह से मैनेज कर लो गाइस, डेली दिन में कितनी बार देख लो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, कोविड सिचुएशन चल रही है, तो बी केयरफुल विद योर हेल्थ वाइज। फिर बाद में यूट्यूब वीडियो देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अगर मैं और मेरा कंटेंट आपको पसंद आता हो तो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सायोनारा बाय बाय एंड टेक केयर। We'll be right back.